विश्वास दिलाता हूं कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मंच पर अभी आदरणीय गायकवाड़ साहब, कौड़े साहब, बौद्ध जी, अंजू मैडम, गौर खड़े जी, डॉक्टर सुखदेवे और गजबीर जी, सम्मानीय देवियों और सज्जनों, आप सभी को सम्राट अशोक की 2320वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इन शब्दों में उनको अपनी भावांजलि देता हूं कि आइए झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका जीवन जनसेवा के काम आता है। कहते हैं कि कोई देश अपनी भूमि से महान नहीं होता, बल्कि अपने सपूतों के द्वारा, अपने संतानों के द्वारा जो उसका मान बढ़ाने के लिए, उसका गौरव बढ़ाने के लिए भूमिका निभाई जाती है, उससे महान होता है। भारत की यश की पताका, भारत की कीर्ति की पताका देश और विदेश में फैलाने में जिन महापुरुषों की गणना की जाती है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम उनमें से एक प्रमुख नाम है। सम्राट अशोक के जीवन का हम अध्ययन करें तो हमें मालूम होता है कि अतीत में बंधने से विकास नहीं होता, बल्कि हम अतीत से प्रेरणा लेकर के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इतिहास से तरक्की नहीं होती, लेकिन इतिहास से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने से तरक्की होती है। अशोक का जीवन बाल्यकाल से संकटों से भरा जीवन था। उनके जीवन में मुसीबतें अपरंपार थी, लेकिन सम्राट अशोक ने उस अतीत के अंधकार में रहकर अपने उज्जवल भविष्य का मार्ग चुना और निरंतर आगे बढ़ते रहे। सम्राट अशोक की अंतर जीवन की समस्याएं हों या बाहरी जीवन की, उन्होंने उसका डटकर मुकाबला किया और एक रास्ता चुनने में सदैव कामयाब हुए। आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन की समस्याओं से जूझने और उनसे उबरने का कौशल, उनका हुनर जो है वो काबिल तारीफ। कहा भी जाता है कि वो पथ क्या, पथिक की कुशलता ही क्या, जिस पथ पर बिखरे हुए शूल न हो, और नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अशोक के जीवन की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं ने अशोक के व्यक्तित्व को निखारा, उन्हें एक नई तरह की धार दी, और इसी का परिणाम ये रहा कि वो निरंतर प्रसिद्धि और समृद्धि की एक वैभव यात्रा की तरफ आगे बढ़ते रहे। इतिहास और अशोक के जीवन को मूलतः दो खंडों में बांटकर देखते हैं। उनके जीवन का पहला हिस्सा है कलिंगा के युद्ध के पहले के अशोक, और दूसरा हिस्सा है कलिंगा युद्ध के बाद का अशोक। हम इसके पहले कि सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन का अवलोकन करें, उस पर नजर डालें, उस पर चर्चा करें, बातचीत करें। मैं एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, आपने नाम जरूर सुना होगा, कार्ल गुस्ताव जूंग उनका नाम था। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन जो है मैं कोट करना चाहता हूं। कार्ल गुस्ताव जूंग ने कहा है कि सम्मान पाना, प्रतिष्ठा पाना और सदैव चर्चा के केंद्र में रहना, यह व्यक्ति के जीवन की बुनियादी प्रेरक शक्ति होती है। इसे हासिल करने के लिए कभी वो गुण का सहारा लेता है, कभी वो शक्ति का सहारा लेता है, तो कभी सत्ता का सहारा लेता है। समाज जो मानदंड इसके लिए निर्धारित करता है, उन मानदंडों को प्राप्त करने के लिए वो जीवन भर प्रयास करता रहता है। आपने देखा होगा, फ्रांस का इतिहास पढ़ा होगा,
फ्रांस ने एक समय में चित्रकारों को बहुत सम्मान दिया। इसका प्रतिफल ये रहा, इसका परिणाम ये रहा कि फ्रांस में लाखों चित्रकार पैदा हो गए। भारत देश में एक ऐसा कार्यकाल था, एक ऐसा वक्त था जिस समय साधुओं को, सन्यासियों को, भिक्षुओं को मान सम्मान दिया गया। इसीलिए भारतवर्ष में लाखों सन्यासी पैदा हो गए। और साहब, सन्यासियों का वैभव तो वो हुआ करता था कि राजा भी अपने सिंहासन से उतर करके उनकी चरण धूलि को अपने सर पर लगा करके अपने जीवन को धन्य समझता। अभी भी ये परिपाटी कायम है, बरकरार है। अभी डॉक्टर सुखदेव ने जिक्र किया, मैं उन बातों को दोहराने नहीं चाहता। सत्ता किसी और के पास में, लेकिन केंद्र में कोई और नहीं। अशोक के जीवन में, जैसा कि इतिहास के संबंध में चर्चा भी की गजभिया जी ने, वास्तव में भारत में इतिहास लिखने की परंपरा मौर्य साम्राज्य से चालू हुई। 322 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 185 बिफोर क्राइस्ट तक मौर्य साम्राज्य का राज था। इस साम्राज्य में टोटल 9 राजा पैदा हुए, जिसमें पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने घनानंद नंद वंश के शासक का समूल नाश करके सत्ता हासिल की थी। 326 बिफोर क्राइस्ट में सिकंदर यहाँ पर आए। सेल्यूलस से विजय प्राप्त कर उन्होंने अपने साम्राज्य को पूरे देश में फैला दिया। आपको बैठ जाए प्लीज। जो हमारे साथी पीछे में बैठे वहां पे सुधा हुए हो सर जी, तो मेहरबानी करके यहाँ आ इधर आ जाइए। जगह है यार, यूं तो अशोक को सत्ता हासिल हो गई थी 272 में बिफोर क्राइस्ट। मैंने जैसा कि कहा ना कि समाज जिनको सम्मान देता है, मान देता है, जो मानदंड स्थापित करता है, लोग उसे प्राप्त करने के लिए उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। सम्राट अशोक जिस समय राजा थे, उस समय महत्व की कसौटी ये थी कि कैसे हम सत्ता हासिल करते हैं, शक्ति कैसे हमारे पास में प्राप्त हो। सम्राट अशोक को भी जो सत्ता और शक्ति प्राप्त हुई, बड़े संघर्षों से प्राप्त हुई थी। बड़ा लंबा संघर्ष किया। उनके पास में जबरदस्त पराक्रम था, असाधारण प्रतिभा थी, संकल्प था। इसके आधार पर उन्होंने वो सत्ता हासिल की। आंतरिक संघर्षों की वजह से उनका जो आधिकारिक ऑफिशियल जो राज्याभिषेक हुआ वो बिफोर क्राइस्ट 268 में हुआ। और उसके बाद में उनकी विजय यात्रा निरंतर आगे भी जारी रही। और इसी श्रृंखला में उन्होंने कलिंगा का विराट युद्ध बिफोर क्राइस्ट 260 में जीता। लेकिन कलिंगा का युद्ध समाप्ति की ओर था। उस समय अशोक ने वहां का भयानक मंजर अपनी नजरों से देखा, अपनी आंखों से देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के शव के साथ लिपट करके बिलख रहे हैं, कैसे विधवाएं अपने पतियों के शव के साथ में लिपट करके विलाप कर रही हैं, कैसे बूढ़े माँ बाप जो युद्ध भूमि में जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं उनसे उठने का अनुनय विनय कर रहे हैं। अशोक को इस घटना से बहुत चोट पहुंची और उन्होंने कहा कि अगर हम जीत इसको कहते हैं तो जीवन की हार क्या है, अगर ये विजय है तो पराजय क्या है। इन्हीं सवालों से जूझते, टकराते, विचार करते, मंथन करते अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और भगवान बुद्ध के दर्शन पर आधारित उनके सिद्धांतों के आधार पर 28 वर्षों तक बहुत ही कुशलता के साथ इस जम्बू द्वीप पर राज किया। आज भी पूरे संसार में इतनी लंबी अवधि तक राज करने का रिकॉर्ड अगर किसी राजा के नाम पर है तो वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर है।
तो सम्राट अशोक के शासन प्रणाली के मानदंडों को अपना आदर्श माना। आखिर वो कौन सी बातें थी, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से अशोक इतने लंबे समय तक सफलतापूर्वक राज करने में कामयाब हुए? इतिहासकार मुख्य 5 कारण मानते हैं। यद्यपि आपको इतिहास में बहुत तरह के पूर्वाग्रह मिलेंगे। राधा कुमुद मुखर्जी कुछ और कहते हैं, राय चौधरी जी कुछ और कहते हैं, उर्मिला थापर कुछ और कहती हैं। लेकिन सबका सार अगर आप देखें या उस समय के शिलाओं का हम अवलोकन करें तो मालूम पड़ता है कि मुख्य रूप से जो सार था वो 5 बातों का सार था। पहली बात ये कि उनके शासन प्रणाली का मुख्य आधार जो था वो करुणा थी। उन्होंने अपने प्रथम शिलालेख में इस बात का जिक्र किया है कि मेरे साम्राज्य की सारी प्रजाएं मेरी अपनी संतान है, और ये पिता का धर्म होता है कि अपने संतान के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, उनके जीवन से संताप मिटाने के लिए, दुख दर्द तकलीफ को दूर करने के लिए वो ताउम्र काम करे, जीवन पर्यंत काम करता रहे। अशोक ने इसे केवल माना नहीं बल्कि इस पर अमल किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अशोक ने अपने राज्य में सहिष्णुता का परिचय दिया। विभिन्न मतों के लोग, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के लोग, विभिन्न विचारों के लोग, विभिन्न तरह की सोच के लोग, विभिन्न तरह के संप्रदायों के लोग उनके राज्य में आदरपूर्वक एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रहते थे। पारस्परिक सद्भाव और सहिष्णुता आज जिस मुद्दे पर हमारे देश में चर्चा हो रही है, पूरा देश आंदोलित है जिन मुद्दों को लेकर के, वो अशोक के राज्यकाल में एक बहुत ही प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। तीसरी प्रमुख बात उनके उस शासन प्रणाली की थी वो थी अहिंसा। अभी सुखदेव साहब ने भी जिक्र किया कि सम्राट अशोक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्राणियों की चिकित्सा के लिए भी चिकित्सालय बनवाए, लेट अलोन द ह्यूमन कम्युनिटी। आप तो मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके अंदर में इतनी अहिंसा की भावना थी कि उन्होंने पशु पक्षियों के प्रति जो क्रूरता बरती जाती है उसके ऊपर में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। और अशोक केवल अपने राज्य में ही उन्होंने मेडिकल की व्यवस्था नहीं दी बल्कि अन्य 10 जो दूसरे साम्राज्य थे वहाँ भी फ्री में मेडिकल की व्यवस्था दिलवाई थी। अब सवाल यह है कि अहिंसा की बात, सम्राट अशोक ने जो अहिंसा की बात की वो लोगों पर कैसे ऐसे जबरदस्त तरीके से अपील करने लगी। दरअसल क्या होता है कि जिसके पास में ताकत होता है, जिसके पास में तेज होता है, जिसके पास में बल होता है, जिसके पास में शौर्य होता है, समाज उन्हीं की बातों को सुनता है। और सम्राट अशोक उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे, तेजस्वी राजा थे, इसलिए उनकी बातों को बहुत ही आसानी से लोगों ने स्वीकार किया। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छी बात कही कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उनका क्या जो दंत विहीन विश्रहित विनीत सरल हो। अगर कोई जहरीला सांप कहता कि जाओ तुमको माफ किया तो उसकी माफी में बल होता है, उसकी माफी जो होती प्रणाम योग्य होती, नमन योग्य होती। लेकिन अगर कोई जो पानी वाला सांप, पिरपिटिया सांप आकर के कहे कि जाओ जाओ तुमको माफ किया, लोग केवल हंसेंगे उसको। किसी ने कहा है कि सहनशीलता क्षमा दया का, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, उसके पीछे बल का तेज चमकता जब जगमग है। तो अशोक की जो अहिंसा थी वो कायरों की अहिंसा नहीं थी, बलवान व्यक्ति की अहिंसा थी। और इसी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कैदियों के प्रति भी जो मानवीय क्रूरता बरती जाती थी उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव किया, मानवीय नज़रिया। क्योंकि इंसान मूलतः अपराधी नहीं होता, इंसान को परिस्थितियां बाध्य कर देती है। तो ये सारी जो विराट सोच थी अशोक के व्यक्तित्व में थी और उन्होंने अहिंसा को बखूबी इम्प्लीमेंट किया। पांचवी बात उनके शासन व्यवस्था की जो थी वो राजमर्मज्ञता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट्समैनशिप। वो इतने बड़े राजमर्मज्ञ थे, इतना कौशल था उनके पास में, इतना सामर्थ्य था उनके पास में, इस बात का हुनर था कि कैसे हम लाठी का इस्तेमाल किए बगैर
जहरीले से जहरीले सांप को मार सकते हैं। उनके पास में इस बात का स्पष्ट विवेक था कि कहां पर हमें सुई का इस्तेमाल करना और कहां पर तलवार का। एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी आज सफल तभी होता है जब उसको मार्केट की जानकारी, मार्केट की नब्ज की सही पहचान हो। अशोक को अपने आसपास के देशों की जो व्यवस्था है, विदेश नीति है, इन सब का बहुत अच्छा ज्ञान है। और उनकी राजमर्मज्ञता की केवल उस समय के इतिहास का अगर हम अवलोकन करें तो 2 कसौटियाँ थी। पहली उसमें यह थी कि श्रेष्ठ शासन की कला, और दूसरी ये थी कि अपने देश की संप्रभुता को किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि सम्राट अशोक की जो अहिंसा थी वो कायरो की अहिंसा नहीं थी। उन्होंने शस्त्र न उठाने के लिए केवल वही परिस्थितियां चुनी थी जिस समय उनको कहीं आक्रमण करना होता था, लेकिन आत्मरक्षा के लिए यदि शस्त्र उठाने की जरूरत पड़े तो उससे उन्हें कोई गुरेज नहीं थी। तो साथियों, ये कुछ 5 बातें मैंने आपके साथ में शेयर की। इन बातों की वजह से सम्राट अशोक का जो शासन था वो लगातार 28-30 वर्षों तक चलता रहा और उन्होंने समृद्धि के शिखर को हासिल किया। उस समय बौद्ध धर्म के योगदान की जब बात आती है तो बहुत सारे वक्ताओं ने उसकी चर्चा की। उन्होंने महेंद्र को और संघमित्रा को, जो उनकी अपनी संतान थी, उनको श्रीलंका में भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके समय के जो श्रेष्ठ विवेकशील व्यक्ति थे, बुद्धिमान भिक्षु थे, उन्हें भी आसपास के देशों में भेज करके वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और आज भी दर्जनों देश, यदि उन देशों का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है तो इसको हम पूरी तरह से इसका श्रेय जो है वो सम्राट अशोक को देते हैं। आज हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि क्रांति होनी चाहिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि समाज सेवक पैदा होना चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि देश को सुधारने के लिए ऐसे व्यक्ति आगे आए जो देश को सुधारने में कामयाब हो सके। लेकिन जब हम ये चाहते हैं तो हम अपने घर को छोड़ देते हैं। हम चाहते तो हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। सम्राट अशोक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी है तो कुर्बानी की पहली जो बलि होगी वो हमारे घर से होगी। और इसी का यह नतीजा है कि इतने वर्षों के बाद भी अशोक के द्वारा जो आदर्श स्थापित किया गया वो आज भी समाज के लिए अनुकरणीय है, विभिन्न देशों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने स्तूप बनाए 84,000 स्तूप, उसमें से सांची का स्तूप एक बड़ी विश्व की धरोहर है आज भी, सम्राट अशोक ने जो बनाया था। उन्होंने जन कल्याण का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में इस बात का बड़ा स्पष्ट जिक्र है। कुछ विकलांग लोगों को छोड़ करके हमारा ऐसा कोई भी पैसा किसी ऐसे कार्य में न लगे जिससे कि लाभ न हो। मतलब ये दूसरे शब्दों में मैं बताता हूँ कि हमें अपना पैसा उसी में लगाना जिसमें हमें लाभ हो। अर्थशास्त्र की ये बुनियादी एक आधारशिला होती है। लेकिन सम्राट अशोक ने अपने द्वारा जो जन कल्याण के काम किए उससे चाणक्य की इस मान्यता को काफ़ी हद तक पीछे छोड़ दिया। चाणक्य से भी बहुत आगे निकल करके एक उन्होंने ऐसा जो नोबल कार्य किया उसकी वजह से इतिहास में वो अमर हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समय का जैसा उन्होंने मुझे कहा मैं शिकायत का अवसर नहीं दूंगा, मैं 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज के वर्तमान परिदृश्य में यदि हम बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी पड़ेगी। हम इस प्रकार की जो संगोष्ठियाँ हैं, इस प्रकार के जो परिसंवाद हैं, छोटे छोटे ही सही हम आयोजित करें, आपस में बैठ करके विचार विमर्श करें, एक दूसरे के विचारों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुँचे, तो निश्चित रूप से इसमें हमें बहुत ही सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी बात, स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षण संस्थाओं में जाकर के हमें विभिन्न अवसरों पर छोटे छोटे जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित करने चाहिए,
चाहे बच्चों के लिए निबंध की प्रतियोगिता हो, वाद विवाद की प्रतियोगिता हो, परिसंवाद की प्रतियोगिता हो, इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से जागरूकता निरंतर बढ़ती जाती है। तीसरी बात, इस तरह के जो सामुदायिक केंद्र हैं, मैं यहाँ से अपील करता हूँ कि हमारे श्रेष्ठ प्रशासक बैठे हुए हैं, कावरे साहब हैं, गायकवाड़ साहब हैं, डॉक्टर सुखदेवे हैं, हम लोगों को आगे आकर के ऐसी जो सामुदायिक केंद्र हैं उनको गोद लेना है और गोद लेकर के वहाँ पर हम अच्छी श्रेष्ठ किताबें जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं उन किताबों का हम वहाँ पर एक लाइब्रेरी की स्थापना करें और न केवल लाइब्रेरी की स्थापना करें बल्कि उन्हें जो सदस्य हैं उनके बीच में सर्कुलेट करें और जो बेस्ट प्रेजेंटर होगा उस किताब की सार समीक्षा 5 मिनट में 7 मिनट में इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों में हम यदि आयोजित करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत रुचिकर भी होगा। लोग, जैसा कि अभी किसी ने बताया कि किताबें पढ़ी रहती है लेकिन शायद ही किसी ने कोई उसका पन्ना खोला, शायद डॉक्टर सुखदेव जी ने कहा, तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए उसको रोचक बनाने के लिए हम इस तरह के कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम करें तो निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता प्राप्त होगी। एक मुझे बहुत ही अच्छी बात जो दिखाई पड़ी और इसे मैं आग्रह करूंगा कि हम कंटिन्यू करें, वो ये कि भगवान बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ में हम तमाम तरह के जो सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्राट अशोक के भी उनको स्थान दें, उनकी तस्वीर को भी हम रखना चालू करें, उससे उनके संबंध में विमर्श चालू होगा, एक चर्चा चालू होगी, क्योंकि सम्राट अशोक की इस देश में बहुत ही सघन उपस्थिति है। मैं 5 छोटी छोटी बातों का जिक्र करना चाहता हूँ जो उनकी राजनीतिक विरासत के रूप में वर्तमान शासन प्रणाली में भी मौजूद है। पहली जो चीज़ है वो अशोका हाल, शायद किसी ने जिक्र नहीं किया। भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई हाल है तो है राष्ट्रपति भवन का अशोका हाल। आप जानते हैं इसकी महत्ता क्या है। राष्ट्रपति भवन में कुल 354 कमरे हैं, लेकिन अशोका हाल एकमात्र ऐसा हाल है जहाँ पर मंत्रिमंडल का जब गठन होता है तो महामहिम राष्ट्रपति मंत्रियों को उसी हाल में शपथ दिलवाते हैं। वो अशोक की समृद्ध विरासत को आगे लेकर के चलता है। जब कभी कोई सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो उसकी एकमात्र जगह होती है, वो जगह होती है अशोका हाल। जब कभी फॉरेन डेलीगेट आता है, विदेशी शिष्टमंडल का आगमन हमारे देश में होता है, तो उसकी जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, मीडिया ब्रीफिंग होती है, वो उसी हाल में होती है, वो जगह मुकर्रर है। दूसरी उनकी विरासत है, जैसा कि हमारे साथी ने बताया भी, लायन कैपिटल, शेर राजधानी, जिसको कि सारनाथ से लिया गया, उसमें 4 सिंह हैं। इसके संबंध में अलग अलग मान्यताएं हैं। ये जो 4 सिंह हैं वो बुद्ध के तेज को प्रदर्शित करते हैं, उनकी सिंह गर्जना को प्रदर्शित करते हैं। एक राजनीतिक मान्यता इसके संबंध में यह है कि अशोक का जो सुशासन था उसका यह संदेश देते हुए सिंह है। तीसरी जो चीज़ है वो अशोक चक्र, जैसा कि बताया कि अशोक चक्र जो है हमारे तिरंगे झंडे की शान है, बिना उसके हम तिरंगे झंडे की कल्पना नहीं कर सकते। एक गति का और प्रगति का प्रतीक है। चौथी महत्वपूर्ण बात, सर्वधर्म समभाव। ये अशोक चक्र, लायन कैपिटल और सर्वधर्म समभाव की जो कल्पना है, परिकल्पना है, इसको लागू करने के लिए 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान था। मैं आज इस अवसर पर उनका स्मरण करना चाहूँगा। उसमें जो पहली शख्सियत थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरी शख्सियत थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्वयं बिहार से आते थे, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, और तीसरे जो शख्स थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रक्षण बौद्ध भी कहा जाता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि उनके जीवन पर सम्राट अशोक की शासन प्रणाली का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। पाली भाषा एक और महत्वपूर्ण उनका जो योगदान है, जो कि जन भाषा उस समय में हुआ करती थी। बुद्धिज्म को गुफाओं से निकाल करके, विहारों से निकाल करके, स्तूपों से निकाल करके जन जन के दिल में बिठाने का अगर किसी भाषा ने काम किया तो पाली भाषा है। जन भाषा थी, बहुत ही सहज भाषा थी, लोकप्रिय भाषा थी, जिससे कि एक आम व्यक्ति एक दूसरे आम व्यक्ति के साथ में संभाषण कर सकता था, अपनी बातचीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता था। तो इतने वर्षों के बाद भी अगर अशोक हमारी स्मृतियों में जीवित हैं, हमारे बीच में उनकी उपस्थिति इतनी सघन है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एक ही कारण है, उनके द्वारा किए गए सत्कर्म।
क्योंकि इंसान चला जाता है, अगर उसका नाम इस धरती पर रहता है तो इस धरती पर उसके नाम के रहने का एकमात्र वजह जो होती है उसके काम होते हैं। किसी फिल्म में गाना भी था, मुझे इस अवसर पर बड़ा मालूम पड़ रहा है कि आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। अशोक अपने जीवन की समस्याओं से लगातार जूझते रहे, जैसा कि मैंने बताया। वो चाहते तो विशुद्ध रूप से योगी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने योगी बनना मंजूर नहीं किया, बल्कि वो उपयोगी बन गए। योगी भले ना बन पाए लेकिन उपयोगी बन गए। तो उनकी स्मृति को मैं इन शब्दों में फिर से प्रणाम करता हूँ कि समर में जो डटा रहता है उसी का मान होता है, संघर्ष में ही अमर बलिदान होता है, सृजन में जो चोट खाता है छेनी और हथौड़े का, वही पत्थर मंदिर में एक दिन भगवान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।